जब लोग स्पॉन्ज के बारे में सोचते हैं तो वे आमतौर पर कुछ ऐसा ही सोचते हैं। बर्तन धोने या कार धोने के लिए इस्तेमाल होने वाला स्पॉन्ज। आजकल स्पॉन्ज सिंथेटिक होते हैं, लेकिन पहले वे समुद्र से आते थे। जब हमारे पास घर के कामों के लिए सिंथेटिक स्पॉन्ज नहीं थे, तब स्पॉन्ज समुद्र से आते थे। उन्हें भारी भरकम बूट पहने गोताखोर समुद्र तल पर चलते थे और रेक जैसे औजार का इस्तेमाल करते थे। यह एक खतरनाक और मुश्किल काम था। स्पॉन्ज से भरे बैग ऊपर नाव पर रखे जाते थे। तुरंत क्रू स्पॉन्ज को साफ करने में जुट जाता था। फिर उन्हें हवा में सूखने के लिए लटका दिया जाता था। समुद्र में कई दिनों या हफ्तों तक रहने के बाद जब नाव स्पॉन्ज से भर जाती थी तो उन्हें किनारे पर लाया जाता था और सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को नीलाम किया जाता था। अंत में उन्हें छांटा जाता था और जनता को बेच दिया जाता था। प्राकृतिक स्पॉन्ज आज भी लगभग उसी तरह से काटे जाते हैं, लेकिन सिंथेटिक स्पॉन्ज ने अनगिनत समुद्री स्पॉन्जों की जान बचाई है। हालांकि समुद्री स्पॉन्ज एक अजीब पौधे की तरह दिखते हैं, लेकिन वास्तव में वे एक जानवर हैं। वास्तव में स्पॉन्ज पृथ्वी पर सबसे सरल बहुकोशिकीय जानवरों में से एक हैं। वे समुद्र के तल पर रहते हैं, सतह से चिपके रहते हैं और कभी हिलते नहीं हैं क्योंकि वे चल या तैर नहीं सकते हैं। कुछ काफी रंगीन होते हैं, जबकि अन्य नीरस होते हैं। वे सभी आकार और आकार में भी पाए जाते हैं। ट्यूब स्पॉन्ज, फूलदान स्पॉन्ज, बैरल स्पॉन्ज, रस्सी स्पॉन्ज, एनक्रिस्टिंग स्पॉन्ज और कई अन्य प्रकार हैं। कई प्रवाल भित्तियों पर स्पॉन्ज समुद्र तल और ड्रॉप ऑफ पर हावी हैं। प्रवाल भित्तियों पर सबसे आम स्पॉन्ज में से एक बैरल स्पॉन्ज है। बैरल स्पॉन्ज महाकाव्य अनुपात में बढ़ते हैं, एक व्यक्ति से भी बड़े होते हैं। हालांकि स्पंज चल या तैर नहीं सकते, वे भोजन कर सकते हैं। वे पानी से छोटे प्लवक को छानकर ऐसा करते हैं। स्पॉन्ज में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें ऑस्टिया कहते हैं। ये छिद्र आंतरिक नलिकाओं की एक प्रणाली से होते हैं और अंत में एक या एक से अधिक बड़े छिद्रों में जाते हैं जिन्हें ओकुला कहते हैं। स्पॉन्ज की नलिकाओं के अंदर कक्ष विशेष कोशिकाओं से बने होते हैं जिन्हें कोइनोसाइट या कॉलर कोशिकाएं कहते हैं। कॉलर कोशिकाओं में एक चिपचिपा कीट के आकार का कॉलर और एक बाल जैसा कोड़ा होता है जिसे फ्लीम कहते हैं। कॉलर कोशिकाएं दो काम करती हैं। पहला, ये अपने फ्लीम को पंखे की तरह घुमाती हैं जिससे स्पॉन्ज में पानी बहता है। पानी पोषक तत्व और ऑक्सीजन अंदर लाता है जबकि अपशिष्ट और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। दूसरा, कॉलर कोशिकाओं के चिपचिपे कॉलर पानी के साथ लाए गए प्लवक के भोजन के छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठा करते हैं। स्पॉन्ज बहुत ही प्रभावी फिल्टर फीडर होते हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया जैसे छोटे कणों के साथ साथ बड़े कणों को भी पकड़कर खा सकते हैं। ऐसा लगता नहीं कि ये बहुत कुछ कर पा रहे हैं, लेकिन एक सरल प्रदर्शन से पता चलता है कि स्पॉन्ज कितनी प्रभावी ढंग से पानी पंप कर सकते हैं। कैरिबिया में एक चट्टान पर मैं फ्लोरोसिन नामक एक गैर विषैले डाई से भरी एक सिरिंज के साथ गोता लगाता हूं। स्पंज के बेस पर डाई छिड़कने से हम पानी के बहाव को देख सकते हैं। डाई पानी के साथ स्पॉन्ज में चली जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्पॉन्ज पानी को पंप करने और छानने का अच्छा काम करता है। पानी के साथ अंदर गया प्लवक ओकुलम से वापस नहीं आएगा। ट्यूब स्पॉन्ज देखने में और भी शानदार होते हैं। वे डाई को इतनी तेजी से पंप करते हैं कि वे छोटे छोटे धुएं के ढेर की तरह दिखते हैं। सबसे बड़ी परीक्षा एक भारी बैरल स्पॉन्ज की होती है। इतना बड़ा दानव क्या कर सकता है? स्पॉन्ज में डाई को अपना काम करने में कुछ सेकंड लगते हैं। इंतजार करें, लेकिन फिर वो चिमनी से धुएं की तरह बाहर निकलता है। उन छोटी छोटी कॉलर कोशिकाओं से यह बहुत अच्छा पंप होता है। चूंकि स्पॉन्ज एक साथ मिलकर प्रजनन नहीं कर सकते, इसलिए वे कोरल की तरह ही अंडे देते हैं। नर स्पॉन्ज शुक्राणु को पानी में छोड़ता है। यह मादा स्पॉन्ज तक पहुंचता है जहां आंतरिक रूप से निषेचन होता है। आखिरकार प्लवक के लावा मादा स्पॉन्ज से मुक्त हो जाते हैं और कुछ दिनों के लिए प्लवक के रूप में पानी में तैरते रहते हैं। फिर वे स्थिर हो जाते हैं और बढ़ने लगते हैं। स्पॉन्ज के बहुत अधिक शिकारी नहीं होते। स्पॉन्ज में बहुत अधिक पोषक तत्व नहीं होते और उन्हें पचाना भी मुश्किल होता है। इसलिए बहुत कम जानवर स्पॉन्ज खा सकते हैं। लेकिन इस स्पॉन्ज को कोई खा रहा था। इसका कारण समुद्री कछुआ है। स्पॉन्ज के मुख्य शिकारियों में समुद्री कछुए, मछलियों की कुछ प्रजातियों और नटब्रैंग जैसे कुछ अकशेरुकी जीवों के साथ शामिल हैं। स्पॉन्ज बहुत अधिक रोमांचक नहीं हो सकते हैं और निश्चित रूप से उनमें कोई व्यक्तित्व भी नहीं होता है, लेकिन वे एक प्राचीन जानवर हैं जो कम से कम आधे अरब वर्षों से समुद्र में रह